गोवा के बाहरी इलाके में, जहां समुद्र की लहरें रात के सन्नाटे में रहस्यमयी गीत गुनगुनाती थीं, एक छोटा सा किराए का घर खड़ा था। यह घर बाहर से साधारण लगता था। पुरानी दरख्ती दीवारें जिन पर नमी की गंध चिपकी थी और खिड़कियां जो हवा के झोंकों से कांपती थीं। मगर इस घर में रहने वाले अर्जुन और माया अब तक उस अंधेरे से अनजान थे जो उनकी जिंदगी को निगलने वाला था। अर्जुन और माया की शादी को 4 साल बीत चुके थे। दोनों मध्यम वर्गीय थे, अपनी छोटी सी दुनिया में संतुष्ट। अर्जुन एक फोटोग्राफर था जिसका छोटा सा स्टूडियो गोवा के व्यस्त बाजार में था। वह अपने काम में डूबा रहता, कैमरे की लेंस से दुनिया को देखता। माया एक स्थानीय क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट थी, सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम 6 से रात 9 बजे तक। वह बच्चों से बेहद प्यार करती थी। उनकी हंसी में उसे सुकून मिलता था, मगर मां बनने का सुख उसे अब तक नसीब नहीं हुआ था। अर्जुन का स्वभाव थोड़ा सनकी था। उसे अपनी जिंदगी में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उसका रोज का रूटीन तय था, सुबह स्टूडियो, दिन भर काम और रात को स्टूडियो बंद करने के बाद पास के एक आलीशान बार में 2-3 पैग। फिर वह घर लौटता जहां माया उसका इंतजार करती। कभी कभार शादी, जन्मदिन या किसी इवेंट की शूटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलता तो वह बाहर जाता। माया दूसरी ओर एक संयमित और संवेदनशील महिला थी। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी परवरिश उसकी मौसी सरिता ने की थी। पुरान रविवार की सुबह, एक अशुभ शुरुआत। एक रविवार की सुबह जब बारिश की बूंदें खिड़कियों पर हल्के हल्के टकरा रही थीं, अर्जुन और माया डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा में कोई अनकही बात तैर रही हो। माया ने चाय का प्याला रखते हुए कहा, अर्जुन, आज चर्च चलते हैं। फादर सिल्वेस्टर बार बार फोन कर रहे हैं, कहते हैं तुम भी साथ आया करो। अर्जुन ने ब्रेड का टुकड़ा मुंह में डालते हुए बेमन से जवाब दिया, आज नहीं माया, स्टूडियो में कुछ काम है। मेरा दोस्त निखिल आने वाला है। माया ने नाश्ता खत्म किया और थोड़ा झुंझला कर बोली, हर बार कोई ना कोई बहाना, आज कोई बहस नहीं, जल्दी तैयार हो जाओ। अर्जुन को माया से गहरा प्यार था। उनकी शादी प्यार की नींव पर बनी थी, मगर पिछले कुछ महीनों से माया को अर्जुन के व्यवहार में बदलाव दिख रहा था। वह उससे दूरी बनाने लगा था। उसकी शराब की लत बढ़ गई थी और रातें अब बार में ज्यादा बीतने लगी थीं। माया यह सब देख रही थी, मगर वह शांति से इसे सुलझाना चाहती थी। उसे लगता था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बेमन से तैयार होकर अर्जुन माया के साथ चर्च के लिए निकल पड़ा। सुबह के 10 बजे थे जब वे चर्च की सीढ़ियों पर पहुंचे। पुरानी इमारत की दीवारों पर नमी की गंध थी और घंटियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। फादर सिल्वेस्टर ने उन्हें देखते ही गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रार्थना के बाद फादर ने उन्हें अपने पास बुलाया। अर्जुन, माया, फादर ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ईश्वर की कृपा से जल्द ही तुम्हें माता पिता बनने का सुख मिलेगा। अर्जुन ने निराशा भरे स्वर में कहा, फादर, शादी को 5 साल होने को आए, मैंने तो अब उम्मीद छोड़ दी। निराश मत हो बेटा, फादर ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ईश्वर का आशीर्वाद जल्द ही तुम पर बरसेगा, विश्वास रखो। प्रार्थना के बाद दोनों चर्च में कुछ देर और रुके। माया ने मोमबत्ती जलाई और मन ही मन प्रार्थना की। अर्जुन हालांकि बेचैन था। उसे फादर की बातें खोखली लग रही थीं। दोनों घर लौट आए, मगर माया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। 9 का अनजान कॉल, रहस्य का पहला पर्दा। कुछ दिन बाद एक सामान्य सी दोपहर को अर्जुन अपने स्टूडियो में एक पुराने कैमरे को साफ कर रहा था। स्टूडियो की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें से कुछ धूल से ढकी थीं। हवा में एक ठंडक थी और बाहर से समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। हेलो, कौन? अर्जुन ने पूछा। मैं एडवोकेट राधिका बोल रही हूं। फोन पर एक ठंडी गंभीर आवाज गूंजी। आपको 2 दिन के अंदर मेरे ऑफिस आना होगा। मेरे क्लाइंट श्रीमान रेयान डिकोस्टा आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। रेयान डिकोस्टा? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा।
मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। ये सब किस बारे में है? आपको कोर्ट का नोटिस मिलेगा। शनिवार को मेरे ऑफिस आई, सब बता दूंगी, राधिका ने ठंडे लहजे में कहा और फोन काट दिया। अर्जुन अभी इस कॉल के झटके से उबर भी नहीं पाया था कि माया का फोन आ गया। उसकी आवाज में घबराहट थी। अर्जुन, अभी अभी घर पर एक कोर्ट का नोटिस आया है। किसी एडवोकेट राधिका ने भेजा है, हमें शायद जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे अभी उसका फोन आया था, अर्जुन ने जवाब दिया। शाम को बात करते हैं। उस रात जब अर्जुन घर लौटा, उसकी सांसों में शराब की गंध थी। खाना खाने के बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर बात करने लगे। अर्जुन ने राधिका से हुई बातचीत का जिक्र किया। माया ने पूछा, ये रेयान डिकोस्टा कौन है? तुम्हारी कोई जान पहचान? पता नहीं, अर्जुन ने कंधे उचकाए। शनिवार को जाकर देखते हैं। माया को अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर सता रहा था। उसे लग रहा था कि यह नोटिस कोई साधारण बात नहीं है। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटी तो उसे नींद नहीं आई। बाहर समुद्र की लहरें जोर जोर से चट्टानों से टकरा रही थीं और हवा में एक सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्गा, राधिका का ऑफिस। एक अजनबी मुलाकात। शनिवार की सुबह अर्जुन और माया राधिका के ऑफिस के लिए निकले। अर्जुन की पुरानी फिएट कार बारिश से भीगी सड़कों पर धीरे धीरे चल रही थी। ऑफिस गोवा के एक व्यस्त इलाके में था, मगर उसकी इमारत पुरानी और सुनसान सी लग रही थी। अंदर पहुंचते ही एक रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें सोफे पर इंतजार करने को कहा। ऑफिस की दीवारों पर पुराने पोस्टर टंगे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। 10 मिनट बाद उन्हें केबिन में बुलाया गया। केबिन में एक भारी भरकम मेज के पीछे राधिका बैठी थी। वह करीब 40 साल की थी। उसका चेहरा गंभीर और आंखें पैनी। उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा करीब 9-10 साल का एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था। उसने काला कोट पहना था और उसके हाथ में एक गुड़िया थी, ठीक वैसी ही जैसा कोट उसने पहना था। उसकी आंखें शून्य में खोई हुई थीं, चेहरा भावहीन। उसकी त्वचा असामान्य रूप से पीली थी और उसकी नज़रें ऐसी थीं जैसे वह सामने बैठे लोगों को नहीं, बल्कि उनके पीछे कुछ देख रहा हो। अर्जुन, माया, मिलिए रेयान डिकोस्टा से, राधिका ने बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा। दोनों ने हैरानी से बच्चे को देखा। माया ने हल्के से कहा, हेलो रेयान, मगर बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें बस सामने टिकी थीं। मैडम, हमें यहाँ क्यों बुलाया? अर्जुन ने अधीर होकर पूछा। राधिका ने गहरी सांस ली। रेयान अब 9 साल का है। 1 महीने पहले उसकी माँ रीता की मृत्यु हो गई। 6 महीने पहले उसके पिता भी चल बसे। अब वह पूरी तरह अनाथ है। अर्जुन ने बीच में टोका, मगर इसका हमसे क्या लेना देना? राधिका ने माया की ओर देखा। माया, तुम्हारी दादी लूसिया फर्नांडिस को रीता अच्छे से जानती थी। रीता ने मरने से पहले अपनी वसीयत में लिखा कि रेयान की कस्टडी तुम दोनों को दी जाए। माया के चेहरे पर हैरानी थी। मुझे कुछ याद नहीं, यह सब इतना अचानक है। राधिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रेयान कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसके माता पिता ने उसके नाम पर करोड़ों की संपत्ति छोड़ी है। अगर आप उसकी कस्टडी लेते हैं तो हर महीने आपको 1 लाख रुपये उसकी देखभाल के लिए मिलेंगे। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। 1 लाख रुपये! वह मन ही मन हिसाब लगाने लगा। नया कैमरा, स्टूडियो का रिनोवेशन और शायद एक नई कार। माया दूसरी ओर माँ बनने के सपने में खो गई थी। उसने रेयान को देखा और उसके दिल में ममता जाग उठी। उसकी पीली त्वचा और खामोशी उसे विचलित कर रही थी, मगर वह उसे अपनाना चाहती थी। अर्जुन ने कहा, हमें बाहर जाकर बात करनी होगी। बाहर निकलकर माया ने उत्साह से कहा, अर्जुन, हमें रेयान को अपनाना चाहिए। यह मौका है माता पिता बनने का। हाँ, और हर महीने 1 लाख रुपये भी, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। वो पैसे रेयान की देखभाल के लिए हैं, हमारी मौज के लिए नहीं, माया ने सख्ती से कहा। दोनों वापस केबिन में गए। माया ने रेयान के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। रेयान, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे? रेयान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस राधिका की ओर देखने लगा। राधिका ने कहा, रेयान गूंगा है, वह बोल नहीं सकता। माया ने अफसोस जताया और रेयान को गले लगा लिया। रेयान के चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी, जो माया को एक पल के लिए ठिठकने पर मजबूर कर गई। कुछ कागजों पर हस्ताक्षर के बाद
राधिका ने रेयान को उनके हवाले कर दिया। उसने एक चाबी देते हुए कहा, यह रेयान के बंगले की चाबी है। अभी यह बंद है, मगर भविष्य में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में एक नई शुरुआत। घर लौटते वक्त माया रेयान से बातें करती रही, मगर वह चुपचाप सुनता रहा। घर पहुंचते ही रेयान अपने खिलौनों के बैग के साथ ड्राइंग रूम में खड़ा हो गया। उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थीं, जैसे वह घर को टटोल रहा हो। घर पुराना था मगर विशाल। 3 कमरे, एक बड़ा हॉल और एक किचन जिसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, रेयान यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। अर्जुन ने बैग उठाया और बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा, बाय रेयान। माया ने रेयान के लिए खाना परोसा। उसने देखा कि रेयान के हाथ में जो गुड़िया थी वह अब गायब थी। रेयान, तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? रेयान ने एक कमरे की ओर इशारा किया। माया ने देखा वह गुड़िया वहां बेड पर बैठी थी। उसकी आंखें माया को घूर रही थीं। ओह, तो तुम्हें वो कमरा पसंद है? ठीक है, आज से यह तुम्हारा कमरा, माया ने हंसते हुए कहा। मगर उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उस गुड़िया की आंखें, वे जीवित सी लग रही थीं। पहला संकेत, अगले दिन राधिका अपने असिस्टेंट नीता के साथ अर्जुन के घर पहुंची। उनके पास रेयान का सामान था। राधिका ने एक कागज माया को देते हुए कहा, हर महीने की पहली तारीख को 1 लाख का चेक मिलेगा। ये कुछ नकद है, रख लो। अर्जुन ने नोटों का पैकेट देखकर आंखें चमकाईं। इतना कैश? आज तो धमाल करेंगे। अर्जुन, यह रेयान के लिए है, माया ने सख्ती से कहा और पैकेट अलमारी में रख दिया। समय बीतता गया। माया ने क्लिनिक की नौकरी छोड़ दी और रेयान की देखभाल में लग गई। मगर घर में कुछ अजीब होने लगा था। रात के सन्नाटे में कभी कभी दौड़ने की आहट सुनाई देती, कभी लाइटें बिना वजह झपकने लगतीं। माया को लगता कोई उसे छुपकर देख रहा है, और वह गुड़िया, उसकी आंखें हमेशा माया को ताकती रहती थीं। एक रात माया को किचन में पानी लेने जाना पड़ा। रात के 2 बजे थे और घर में सन्नाटा था। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, उसे खिड़की के शीशे में एक परछाई दिखी। एक छोटी सी आकृति लाल आंखों के साथ उसे घूर रही थी। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने फ्रिज बंद किया और तभी उसे लगा कि कोई दौड़ता हुआ उसके पीछे से निकला। वह रेयान के कमरे की ओर गई। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर झांकते ही उसने देखा रेयान गहरी नींद में था, मगर उसकी गुड़िया बेड पर बैठी थी। उसकी आंखें माया की ओर टिकी थीं। माया का शरीर कांप उठा। वह जल्दी से अपने कमरे में लौटी और बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। भयानक रात। 4 महीने बाद एक बारिश की रात, जब अर्जुन एक शादी की शूटिंग के लिए शहर से बाहर था। माया और रेयान घर में अकेले थे। बाहर बिजलियां कड़क रही थीं और हवा में एक भयावह सनसनाहट थी। माया ने रेयान के लिए खाना परोसा और टीवी देखने लगी। रेयान खाना नहीं खा रहा था, बस थाली को घूर रहा था। रेयान, खाना खा लो, माया ने झुंझलाकर कहा। मैं रोज रोज तुम्हें नहीं खिला सकती। रेयान ने गुस्से से थाली को टेबल से नीचे गिरा दिया। माया का गुस्सा भड़क उठा। वह रेयान के पास गई और चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है, रोज रोज शरारतें। रात को मेरे कमरे में आता है, मुझे डराता है। उसने गुस्से में रेयान के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। रेयान की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं सका, बस रोता रहा। माया का गुस्सा और बढ़ गया। उसने रेयान को उसके कमरे में बंद कर दिया और खाना खाकर सोने चली गई। रात के 1 बजे एक मरीक आवाज से माया की नींद टूटी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। माया ने देखा, एक परछाई बेड के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। कौन है? माया की आवाज कांप रही थी। अचानक उसकी चादर जोर से खींची गई। माया चीख पड़ी। कोई बेड के नीचे से हंस रहा था। उसने डरते डरते नीचे देखा। वहां रेयान खड़ा था, मगर उसकी आंखें, वे इंसानी नहीं थीं। वह चाकू लिए माया की ओर बढ़ा और एक झटके में उस पर झपट पड़ा। खून की छींटें दीवारों पर उड़ीं। माया की चीखें अंधेरे में डूब गईं। अगली सुबह 10 बजे अर्जुन घर लौटा। उसने दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला। माया, उसने पुकारा, मगर सन्नाटा ही जवाब था।
बेडरूम का दरवाजा खोलते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। माया खून में लथपथ पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था। पास में एक चाकू पड़ा था और खून के निशान खिड़की तक जा रहे थे। यह थी रहस्यमयी साये की पहली कड़ी, जो आपको एक अंधेरे और डरावने सफर पर ले गई। अर्जुन और माया की जिंदगी में रेयान के आने से जो तूफान शुरू हुआ, उसका अंत अभी बाकी है। क्या यह सिर्फ एक बच्चे की कहानी है, या उस गुड़िया में छुपा है कोई भयानक रहस्य? अगली कड़ी में इस कहानी का अगला पर्दा खुलेगा, जहां और गहरे राज और डरावने पल आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका हर कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अगली कड़ी के लिए बने रहें और तब तक रात के सन्नाटे में सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कोई परछाई आपकी ओर देख रही हो। शुभ रात्रि।